तो चलें यार स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है बायोकेमिस्ट्री के अंदर, उसके अंदर हम लोगों ने डिस्कस करना है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को। अब सबसे पहली आपको ये एक बेसिक चीज़ पता होनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की डेफिनेशन क्या होती है, मतलब आप इसको कैसे डिफाइन करते हैं। फिर आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, ये हमारी बॉडी के अंदर कहाँ पे होती है। फिर आगे जाके इसका हम जो है ना वो फंक्शन पढ़ेंगे कि इसके अंदर क्या क्या प्रोसेस होता है, क्या इसका फंक्शन होता है। तो सबसे पहली चीज आप लोगों ने ये याद रखनी है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का मतलब होता है कि आपके पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो ट्रांसपोर्ट करेंगे। ट्रांसपोर्ट कहाँ पे करेंगे? एक चेन के अंदर करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन आएंगे, वो ट्रांसपोर्ट करेंगे, ट्रांसपोर्ट एक चेन के अंदर करेंगे। जब वो इलेक्ट्रॉन एक चेन के अंदर ट्रांसपोर्ट करेंगे, दे विल प्रोड्यूस एटीपी विद द हेल्प ऑफ एटीपी सिंथेटेज। तो ये आप लोगों ने इसकी डेफिनेशन याद रखनी है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या होता है? ये बेसिकली एक ऐसा सिस्टम है चेन का या प्रोटीन का जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। वो इलेक्ट्रॉन जब मूव करेंगे तो वो आपके क्या प्रोड्यूस करेंगे? एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, एटीपी करेंगे। वो कैसे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ एटीपी सिंथेटेज। ये आप लोगों ने याद रखना है। ये तो होगी इसकी डेफिनेशन। अब सेकंड क्वेश्चन ये है कि ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, ये कहाँ पे होती है? तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, लेट्स सपोज यहाँ पे ये आपके पास एक माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया की दो मेम्ब्रेन होती हैं, एक आउटर मेम्ब्रेन होती है और एक आपके पास इनर मेम्ब्रेन होती है। तो ये आपके पास इनर मेम्ब्रेन है। फिर उसके बाद आप लोगों ने याद रखना है कि ये वाली जो स्पेस है, दिस इज कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। और ये जो इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के दरमियान स्पेस है, दिस इज कॉल्ड इंट्रा माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। तो इंट्रा माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस और माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये आपके पास आउटर मेम्ब्रेन है, ये आपके पास इनर मेम्ब्रेन है। इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो स्पेस होती है, दिस इज कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। जो आउटर और इनर के दरमियान ये वाली स्पेस है, दिस इज कॉल्ड इंट्रा माइटोकॉन्ड्रियल या इंट्रा मेम्ब्रेनस स्पेस। ये आप लोगों ने बेसिक एनाटॉमी याद रखनी है एक तरह से माइटोकॉन्ड्रिया की। और जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है, वो कहाँ पे होगी? वो आपकी इस इनर मेम्ब्रेन के अंदर होती है। ये जो आपकी इनर मेम्ब्रेन है, यहाँ पे आपकी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है। ये आप लोगों ने लोकेशन याद रखनी है। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कैसे होती है, आप लोगों को वो चीज पता होनी चाहिए। तो आप लोगों अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैं इनर मेम्ब्रेन को ड्रा करूंगा और हम लोग समझेंगे कि कैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वर्क करती है। तो यहाँ पे आपके पास लेट्स सपोज ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, या तो मैं इसको यहाँ पे व्हाइट पेज पे आप लोगों को समझा देता हूँ। तो लेट्स सपोज ये आपके पास क्या है? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ने काम करना है। और ये आपके पास है आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। और यहाँ पे आपके पास पड़ा होता है एटीपी सिंथेटेस, जिसने एटीपी को बनाना होता है। फिर उसके बाद आप लोगों ने याद रखना है कि ये जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होती है, इसके अंदर चेन ऑफ प्रोटीन्स होती है। मतलब ये कि आपको पता होना चाहिए, इसके अंदर आपके पास प्रोटीन्स की चेन होती है। एक जो फर्स्ट प्रोटीन है, इसको बोलते होते हैं NADH डी हाइड्रोजिनेस। NADH डी हाइड्रोजिनेस। आप सिंपल ये समझें कि माइटोकॉन्ड्रियल की जो इनर मेम्ब्रेन है, उसके अंदर पांच घर हैं। वो जो पहला घर है वो किसका है? NADH का घर है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपके पास सेकंड हाउस आएगा, वो किसका होगा? FADH का होगा। मतलब ये कि FADH2 का होगा। ये है सेकंड होम। फिर उसके बाद आपके पास थर्ड आएगा, वो आपका साइटोक्रोम बी का आएगा। तो थर्ड घर किसका है? साइटोक्रोम बी का। यहाँ पे फिर आएगा फोर्थ घर आएगा, वो किसका होगा? साइटोक्रोम सी का। फिर इसके बाद आपका लास्ट घर आएगा, वो किसका आएगा? साइटोक्रोम A+A3। ये आप लोगों ने सबसे पहली बेसिक चीज याद रखनी है। अगर आप लोगों को ये नहीं पता, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन नहीं समझ आएगी। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या होता है? आपके पास ये सीरीज ऑफ प्रोटीन्स है। आप ये समझो कि इसके अंदर छोटे छोटे घर हैं। वो घर पांच हैं: NADH FADH2 साइटोक्रोम बी साइटोक्रोम सी एंड साइटोक्रोम A+A3। ये आप लोगों ने याद रखना है। और उसके बाद ये आपके पास है एटीपी सिंथेटेस। अब क्वेश्चन ये है कि मैंने आपको पीछे बताया कि
आपके पास इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, वो इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे इन घर में से, मतलब हर घर में वो इलेक्ट्रॉन जाएगा, वो क्या करेगा, एटीपी प्रोड्यूस करेगा। अब हमने ये समझना है कि पहली बात कि वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएंगे, और फिर उसके बाद वो कैसे इस घर में से जो है ना वो मूव करेंगे। अब आप लोगों को मैंने पीछे पढ़ाया था ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस और क्रेब्स साइकिल का प्रोसेस। मैंने इसके अंदर आप लोगों को ये चीज बताई थी कि आपका जो ग्लाइकोलाइसिस होता है या क्रेब साइकिल होता है, उसका काम होता है NADH या फिर FADH2 को प्रोड्यूस करना। अब वो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो इनके अंदर होते हैं, FADH2 के अंदर और NADH2 के अंदर। और आप लोगों ने आज से याद रखना है कि ये जो पहला घर है, ये सिर्फ और सिर्फ NADH को एक्सेप्ट करेगा। जो FADH2 है, वो अपने इलेक्ट्रॉन घर नंबर 2 को देगा, ये कभी भी हाउस नंबर 1 को नहीं देगा। ये आप लोगों ने याद रखना। तो इसका मतलब क्या, कि जब NADH आएगा, तो ये आपके पास है NADH, ये NADH इस घर के पास आएगा, यहाँ पे क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे रिलीज कर देगा। अब इस घर के अंदर क्या चीज होती है जो उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगी, उसको बोलते होते हैं FMN। ये अब आप लोगों को मैंने पीछे भी पढ़ाया हुआ था, राइबोफ्लेविन होता है या FMN, याद रखें। इसने क्या करना है, इस हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करना है। जब आप ये हाइड्रोजन को यहाँ पे रिलीज करेंगे, तो इस हाइड्रोजन के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो ये जो FMN होगा, ये जब आपके हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, तो ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा FMNH2। ये आप लोगों ने याद रखना है। तो सबसे पहली क्या चीज, कि NADH आया, उसने क्या किया, हाउस नंबर 1 को इलेक्ट्रॉन दिए। हाउस नंबर 1 के अंदर क्या चीज थी, FMN था। उसने क्या किया, NADH से इलेक्ट्रॉन लिए। जब NADH अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा हाउस नंबर 1 को, तो ये खुद कन्वर्ट हो जाएगा NAD के अंदर, ये दोबारा जाएगा और इलेक्ट्रॉन लेके आएगा। और जो FMN होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा FMN2 के अंदर। ये है आपका हाउस नंबर 1। अब आगे चलते हैं कि जब FADH2 आएगा, वो हाउस नंबर 2 को क्या करेगा, सेम अपने हाइड्रोजन देगा। तो इसके अंदर क्या होगा, FMN होगा। जब वो इस FADH2 से इलेक्ट्रॉन लेगा, तो ये आगे कन्वर्ट हो जाएगा FMNH2 के अंदर। और पीछे आपका क्या बचेगा, जब ये इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो आपके पीछे बच जाएगा FAD। तो ये आपका क्या, दोबारा जाएगा और इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, और लेके आएगा, हाउस नंबर 2 को देगा। ये आप लोगों ने प्लीज याद रखना है। अब देखो, 2 इलेक्ट्रॉन आपने हाउस नंबर 1 में किए, 2 इलेक्ट्रॉन आपने इधर किए। अब आप लोगों ने याद रखना है कि हाउस नंबर 1 और हाउस नंबर 2 के दरमियान एक पोस्टमैन होता है। उसने क्या करना है, ये जो आपने इन घर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फेंके हैं, उनको पकड़ के आगे इन घर के अंदर जो है ना वो पहुंचा। को क्या बोलते होते हैं, साइटोक्रोम क्यू, या आप सिंपल याद रखें, को एंजाइम क्यू। को एंजाइम क्यू क्या होता है, ये अपने होसिस के दरमियान एज अ पोस्टमैन काम करता है। इसने क्या करना है, इन घरों से इलेक्ट्रॉन को पकड़ के आगे मूव करना है। तो इसका मतलब क्या होगा, कि 2 ये आपके हाउस नंबर 1 से लेगा, 2 आपके ये हाउस नंबर 2 से लेगा, और टोटल कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। और वो 4 इलेक्ट्रॉन आके आपके इस साइटोक्रोम बी को मिल जाएंगे। अब साइटोक्रोम बी के अंदर क्या चीज होती है, आपकी आयरन पड़ी होती है। आयरन किस फॉर्म में होती है, Fe+3 के अंदर। जब ये इलेक्ट्रॉन्स आपके Fe+3 के पास आएंगे, आपकी कन्वर्ट हो जाएगी Fe+2 के अंदर। अब ये जो Fe+2 है, ये आगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करेगी, ये आपके हाउस नंबर 4 को करेगी। हाउस नंबर 4 के अंदर क्या पड़ा होता है, अगेन आयरन पड़ी होती है। यहाँ पे पड़ी होगी आयरन Fe+3 की फॉर्म में। जब ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा, तो इट विल अगेन बिकम Fe+2। ये आप लोगों ने याद रखना है। अब हाउस नंबर 4 को भी इलेक्ट्रॉन मिल गए हैं। अब ये हाउस ये डिसाइड करेगा कि भाई मैं ये आगे लोड कर देता हूँ। तो ये जो आयरन है, ये आएगा आके साइटोक्रोम सी को ये इलेक्ट्रॉन देगा। अब यहाँ पे प्लीज आप लोगों ने याद रखना है कि जो आपका हाउस नंबर 5 होता है, इसके पास ऑक्सीजन होती है। आपने क्या करना है, इन इलेक्ट्रॉन्स को इस ऑक्सीजन के ऊपर रिलीज करने हैं, और साथ आपने 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल ऐड करने हैं। तो ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल क्या होंगे, ऐड होंगे उन इलेक्ट्रॉन्स के साथ। और ये जब
तीनों चीजें मिलेंगी तो आपके पास क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। ये आप लोगों ने याद रखना है। फिर उसके बाद आप लोगों ने एक और इम्पोर्टेंट चीज याद रखनी है कि जब ये NaDH इस घर के पास आया था, इसने अप्रेस किया। जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिलीज करेगा तो ये जो घर होगा ये अपने अंदर से H पॉजिटिव को निकाल के इस इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस के अंदर फिल करेगा। इसी तरह आप लोगों ने याद रखना है कि जब हाउस नंबर 3, हाउस नंबर 4, हाउस नंबर 5 हर एक के पास जब इलेक्ट्रॉन आएंगे तो ये क्या करेंगे, अपने घर से हाइड्रोजन पॉजिटिव को निकाल के इस स्पेस के अंदर फेंक देंगे। हाउस नंबर 2 कभी भी अपने हाइड्रोजन आयंस को बाहर नहीं फेंकेगा। दैट्स वाई मैंने मेंशन किया हाउस 1, 3, 4 और 5, ये आप लोगों ने याद रखना है। और जब आपके बहुत सारे पॉजिटिव चार्जेस यहाँ पे अकोमुलेट हो जाते हैं तो ये जाके आपकी इस एटीपी सिंथेटेस को स्टिमुलेट करेगा, और आपका एटीपी सिंथेटेस क्या करेगा, एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। वो एनर्जी आपकी बॉडी के अंदर क्या होगी, यूटिलाइज होगी। तो ये आपका एक तरह से था इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का टॉपिक। अब हम इसको बुक से पढ़ते हैं और इसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखेंगे कि आपके एग्जाम में क्या क्या एमसीक्यूज आते हैं। तो अब यहाँ देखते हैं कि उसने क्या लिखा है कि आपके पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर क्या क्या कुछ होता है। कि NaDH क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर करेगा। फिर उसने यहाँ पे लिखा होगा कि FADH आएगा, वो भी क्या करेगा, कम्प्लेक्स 2 के थ्रू करेगा। यहाँ पे उसने बहुत शॉर्ट लिखा हुआ है। जैसे मैंने आप लोगों को समझाया है, प्लीज आप लोग उसको याद रखिएगा, आप लोगों का काम इजी हो जाएगा। तो ये जो उसने कम्प्लेक्स 1, 2, 3, 4 और 5 ये हाउस नंबर है। हाउस नंबर 1, हाउस नंबर 2, हाउस नंबर 3, हाउस नंबर 4, हाउस नंबर 5, इनका काम होता है आपके पास एक तरह से इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ना। तो ये आप लोगों ने सारा जो है ना वो टेबल यहाँ पे एक तरह से याद रख लेना है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि इसके आपके पास इंपॉर्टेंट क्लिनिकल पॉइंट क्या आते हैं। और एक और यहाँ पे आप लोगों को चीज बता दूं, आप लोगों ने याद रखना है बायोकेमिस्ट्री के अंदर कि जब भी एक NaDH मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर जाता है तो वो 2.5 एटीपी प्रोड्यूस करता है। जो एक FADH मॉलिक्यूल होता है वो कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, 1.5 एटीपी। तो ये भी आप लोगों ने कंसेप्ट याद रखना है कि NaDH ज्यादा एनर्जी देता है और जो आपका FADH होता है वो कम एनर्जी देता है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अब आते हैं आपके एग्जाम के जो क्लिनिकल जो है ना वो इंपॉर्टेंट MCQs आते होते हैं। आपको एग्जाम में वो क्वेश्चन देगा कि आपके पास जो है एक पेशेंट आया, उसको सियानाइड या कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग है। आप बताएं जी, ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है या कार्बन सियानाइड है ये आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में कौन से कम्प्लेक्स को या हाउस नंबर को ये डैमेज करेंगे। तो आप लोगों ने याद रखना है ये जो होंगे ये हाउस नंबर 4 को जाके क्या करेंगे, इनहिबिट करेंगे। हाउस नंबर 4 मैंने कौन सा बताया था, साइटोक्रोम। आप में से कोई बता सकते हैं कि हाउस नंबर मैंने 4 कौन सा बताया था, साइटोक्रोम कौन सा था, भूल गया, मुझे आप लोग बता दें यार। साइटोक्रोम सी था, ठीक है, साइटोक्रोम सी था। साइटोक्रोम सी को अगर आप इनहिबिट करेंगे तो क्या होगा, आपकी एक तरह से इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट नहीं होंगे। जब इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट नहीं होंगे तो आपके प्रोटॉन्स बाहर स्पेस में नहीं आएंगे। जब प्रोटॉन बाहर स्पेस में नहीं आएंगे तो आपकी एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी। जब एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी तो आपका जो एटीपी सिंथेटेज होगा वो भी एक तरह से ब्लॉक हो जाएगा। तो ये आप लोगों ने याद रखना है, इनको बोलते होते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इनहिबिटर। जो ड्रग या जो पॉइजनिंग गैस जाके आपके हाउसेस को इनहिबिट करती है उसको बोलते होते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इनहिबिटर। ये आप लोगों ने याद रखना है। फिर इसी तरह एक आपके पास ये आता है रोटिनिन। ये भी आप लोग आगे जाके पढ़ेंगे, एक ड्रग है जो क्या करती है, कम्प्लेक्स 1 को इनहिबिट करेगी, मतलब ये कि NaDH को इनहिबिट करेगी। फिर आता है एंटी माइसिन, ये क्या करेगी, कम्प्लेक्स 3 को इनहिबिट करेगी। आपको डायरेक्टली एग्जाम में वो ड्रग देंगे और आपसे पूछेंगे कि कौन से हाउस नंबर या कौन से कम्प्लेक्स को ये ड्रग जाके इनहिबिट करती है, और अगर ये इनहिबिट करेगी तो उसका क्या साइड इफेक्ट होगा, आपकी बॉडी में क्या इफेक्ट आएगा। ये प्लीज आप लोगों ने याद रखना है।
फिर उसके बाद आपके पास आती है ओलिगोमायोसिन। अब ये भी एक ड्रग है। ये जाके क्या करेगी, आपके एटीपी सिंथेटेज को इनहिबिट करेगी। मैंने आप लोगों को पीछे यही चीज बताई थी कि एटीपी सिंथेटेज का काम क्या होता है कि आपके प्रोटॉन्स को लेके, प्रोटॉन्स को पकड़ के एडीपी के साथ बाइंड करके एटीपी को बनाना। तो अगर आप एटीपी सिंथेटेज को इनहिबिट करेंगे तो एडीपी और आपके वो जो हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्जेस होंगे वो कंबाइन नहीं होंगे, वो बाइंड नहीं करेंगे और आपकी एटीपी प्रोड्यूस नहीं होगी। तो जब आपकी एटीपी प्रोड्यूस नहीं होगी, उससे क्या होगा, आपकी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन स्टॉप हो जाएगी। ये आप लोगों ने याद रखने। फिर उसके बाद यहाँ पे उसने लिखा हुआ है कि आपके पास कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं, वो ड्रग्स जाके क्या करती हैं, आपकी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को डैमेज करती हैं। अब देखो, ये आपके पास है आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन और ये है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होती है ना, वो फुल ऑफ पॉजिटिव चार्ज होती है। यहां से आपके चार्जेस ने मूव करके इस स्पेस के अंदर जाना है। अब लेट्स सपोज, अगर मैं कोई ऐसा केमिकल दूं, ऐसी कोई ड्रग दूं, वो जाके क्या करे, आपकी इस मेम्ब्रेन के अंदर छोटे छोटे पोर कर दे, छोटे छोटे होल कर दे। तो क्या होगा, ये प्रोटॉन्स यहाँ से रिलीज होके आपकी इस स्पेस के अंदर आ जाएंगे। इसको बोलते होते हैं अनकपलिंग एजेंट। अनकपलिंग एजेंट क्या होता है, जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर होल करे, उस होल की वजह से आपकी आउटर माइटोकॉन्ड्रियल जो स्पेस होगी वो फुल हो जाएगी, जिसकी वजह से आपकी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इनहिबिट हो जाएगी। क्योंकि अगर आप मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी को ज्यादा करेंगे तो आपका जो प्रोटॉन होगा वो सारा का सारा आउटसाइड चला जाएगा, अंदर कोई प्रोटॉन होगा ही नहीं। जब कोई अंदर प्रोटॉन नहीं होगा तो आपके जो हाउस हैं वो एक तरह से काम नहीं करेंगे, क्योंकि हाउस का काम होता है आपके यहाँ से प्रोटॉन को पकड़ के बाहर फेंकना। तो अगर आप अपनी मर्जी से सारे के सारे प्रोटॉन बाहर फेंक दें और जब हाउस कम्प्लेक्सेस ने काम करना है उनको प्रोटॉन नहीं मिलेंगे, तो आपका क्या होगा, एक तरह से एटीपी सिंथेटेज भी काम नहीं करेगा, आपकी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट भी चेन इनहिबिट हो जाएगी और आपकी बॉडी के अंदर एक्सेसिव हीट प्रोड्यूस होगी। ये जो प्रोटॉन्स होते हैं ना, ये क्या करेंगे, आपकी बॉडी में हीट प्रोड्यूस करेंगे। अब वो कौन सी ड्रग होती हैं, अब देखो उसके लिए आपके पास कुछ लोग वेट लॉस करने के लिए ये ड्रग लेते होते हैं, डाई नाइट्रोफिनोल। ये ड्रग भी आपके सेम इसी तरह काम करती है, आपकी बॉडी में वेट लॉस कराएगी। फिर इसी तरह अगर आप एस्प्रिन ले लें, ये एस्प्रिन भी जो है ना वो इसी तरह काम करती है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, आप लोगों ने याद रखने हैं। आपसे वो एग्जाम में पूछ सकता है कि बताएं जी कौन सी ड्रग है जो एज अ अनकपलिंग एजेंट काम करती है, कौन सी ड्रग है जो जाके एटीपी सिंथेटेज को इनहिबिट करेगी। तो ये आपके एमसीक्यूज पॉइंट थे। आप लोगों ने कोशिश करनी है कि इस, यहाँ से बेशक आप रीड नहीं करिएगा, जिस तरह मैंने आप लोगों को समझाया आप लोग उस कंसेप्ट को याद रखिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों को इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगा। और यहाँ पे एक उसने लिखा हुआ ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। मैंने आप लोगों को कौन सा हाउस नंबर बताया था जिसके पास ऑक्सीजन होती है, कौन सा हाउस नंबर था जिसके पास आप लोगों को मैंने बताया था ऑक्सीजन होती है, हाउस नंबर 5। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को चाहते हैं कि ये वर्क करे तो आपको क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। कि आपके पास क्या होगा, एडीपी की फास्फोराइलेशन होगी और एटीपी बनेगी। लेकिन वो कैसे बनेगी, इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो ये आपका जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है ये स्टॉप हो जाएगा, ये इनहिबिट हो जाएगा। तो ये आप लोगों का जो है ना एक तरह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का टॉपिक था। अब आगे सेकंड टॉपिक डिस्कस करते हैं, जो कि आपका टॉपिक है ग्लूकोनियोजेनेसिस। अब सबसे पहले तो भाई हमें इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि ग्लूको, सॉरी, आपके पास ग्लूकोनियोजेनेसिस की क्या डेफिनेशन होती है। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब ये होता है कि आपकी बॉडी के अंदर जब ग्लूकोज खत्म हो जाती है तो आपकी बॉडी क्या करेगी, ग्लूकोज को सिंथेसाइज करेगी, आपकी बॉडी को ग्लूकोज प्रोवाइड किया जाएगा। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब होता है कि आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज को प्रोड्यूस करना फ्रॉम न्यू रिसोर्सेज। नॉर्मल तो आप कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज लेंगे, लेकिन इस प्रोसेस में क्या होगा, आपके पास जो चीज स्टोर होगी, प्रोटीन हो सकती है, कोई भी चीज हो सकती है, या फैटी एसिड हो सकते हैं। तो जब भी आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज प्रोड्यूस हो फ्रॉम प्रोटीन,
फ्रॉम फैटी एसिड्स, उस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। ये आप लोगों ने प्लीज याद रखना है। अब इसके अंदर हम लोग देखेंगे कि आपके पास जो ग्लूकोनियोजेनेसिस होती है इसमें कौन कौन से एंजाइम्स आते हैं। तो यहाँ पे आपने तीन चीजें याद रखनी है। पहला कि एंजाइम कौन सा आएगा, उस एंजाइम का फंक्शन क्या है, और उस एंजाइम को काम करने के लिए क्या चीज चाहिए। ये तीन आप लोगों ने चीजें जो है ना वो इस पेज से याद रखनी है, और लास्ट में मैं फिर आपको बताऊंगा कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आता होता है। तो सबसे पहला एंजाइम है पायरोवेट कार्बोक्सिलेज। इस एंजाइम का काम क्या होता है, आपके पायरोवेट को पकड़ के ऑक्सालो एसीटेट के अंदर कन्वर्ट करना। और ये स्टेप कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा। तो आप लोगों ने याद रखने पायरुवेट कार्बोक्सिलेज के, ये वो एंजाइम है जो पायरुवेट को पकड़ेगा, ऑक्सालो एसीटेट में कन्वर्ट करेगा। और इस एंजाइम को काम करने के लिए हमें चाहिए बायोटिन। अब बायोटिन कौन सा विटामिन है, आप में से कोई बता सकते हैं। विटामिन बी 7। तो आप लोगों को एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा विटामिन में से कि भाई आपके पास बायोटिन एक विटामिन है, उसका यूज कहाँ पे होता है, ये विटामिन किस एंजाइम के काम के लिए जरूरी है। तो आप लोगों ने याद रखना पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। फिर उसके बाद अगर आप लोगों से पूछा जाए कि इस एंजाइम को कौन सी चीज एक्टिवेट करती है, तो वो आप लोगों ने याद रखना है एसिटाइल कोए। अब ये भी मैंने आप लोगों को कल क्रेब्स साइकिल के प्रोसेस में बता दिया था एसिटाइल कोए क्या होता है। तो ये चार पॉइंट आप लोगों ने प्लीज इस एंजाइम के याद रखने हैं। पहला, एंजाइम का नाम क्या, दूसरा एंजाइम का फंक्शन क्या, थर्ड उसको क्या चीज चाहिए, और वो कैसे एक्टिवेट होगा। ये चार चीजें अगर आपको क्लियर है, आपको एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर उसके बाद सेकंड आपका एंजाइम आता है विच इज कॉल्ड फॉस्फोइनोल पायरोवेट कार्बोक्सिलेज, कार्बोक्सीकाइनेज। अब देखो इस एंजाइम का काम क्या है, ऊपर आपने ऑक्सालो एसीटेट बना लिया है। अब आपने क्या करना है, इस ऑक्सालो एसीटेट को कन्वर्ट करना है फास्फोइनोल पायरोवेट के अंदर। अब देखो जो चीज आप बना रहे हो, तो उस चीज को बनाने के लिए आपको एंजाइम चाहिए। तो आप बना रहे हो फास्फोइनोल पायरोवेट, एंजाइम कौन सा होगा, फास्फोइनोल पायरोवेट कार्बोक्सिलेज। इस एंजाइम को काम करने के लिए क्या चाहिए, जीटीपी चाहिए। आप में से मुझे को बता सकते हैं क्रेब साइकिल के अंदर वो कौन सा स्टेप है जहां पे जीटीपी प्रोड्यूस होती है। कल मैंने आप लोगों को ये चीज भी पढ़ाई थी कि क्रेब साइकिल के अंदर कौन सा स्टेप है। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप डॉक्टर अली, कि जब आप सक्सीनेट को या सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेस को आगे कन्वर्ट करेंगे, तो वो वाला स्टेप है जहां पे एटी आपकी जीटीपी आएगी, और ये जीटीपी इस एंजाइम के काम आएगी। ये आपके एग्जाम में वो क्वेश्चन इस तरह पूछेंगे। फिर उसके बाद आपका अनदर एंजाइम आता है फ्रुक्टोज 1,6 बिसफास्फेट। अब देखो आपने क्या किया, फास्फोइनोल पायरुवेट बनाया, फास्फोइनोल पायरुवेट को आपने बैकवर्ड कन्वर्ट किया फ्रुक्टोज 1,6 बिसफास्फेट के अंदर। अब आपने इसको ब्रेक डाउन करना है फ्रुक्टोज 6 फास्फेट के अंदर। तो आप सिंपल क्या करोगे, एक फास्फेट को हटा दोगे, पीछे क्या बचेगा, फ्रुक्टोज 6 फास्फेट। तो जब आप एक फास्फेट को हटाते हो, दिस इज कॉल्ड बिसफास्फाटेज। बिसफास्फाटेज क्या होता है, ये वो एंजाइम है जो फास्फेट को रिमूव करेगा। अब इसको कौन सी चीज एक्टिवेट करती है, कौन सी चीज इनहिबिट करती है, ये आपको पता होना चाहिए। मतलब ये एंजाइम को सिट्रेट आपका एक्टिवेट करेगा। अब आप में से कोई बता सकता है कि सिट्रेट ग्लाइकोलाइसिस में आता है, ये क्रेब साइकिल के अंदर आता है। तो आप लोगों ने याद रखना है कि जो आपका सिट्रेट है ये क्रेब साइकिल के अंदर आता है, और एएमपी और फ्रुक्टोज 2,6 बिसफास्फेट ये इसको इनहिबिट करेंगे। तो ये आप लोगों ने जो है ना वो इधर चीज याद रखनी है। उसके बाद क्या होगा, आप फ्रुक्टोज 6 ग्लूकोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट करोगे। जब ग्लूकोज 6 फास्फेट बन जाएगा, आपने क्या करना है, इसको ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट करना है। तो ग्लूकोज 6 फास्फेट है। अब अगर मैं इस फास्फेट को जो कि 6 नंबर पे है मैं रिमूव करूंगा, पीछे क्या बचेगा, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज आपका एक तरह से फाइनल स्टेप होगा जो कि आपने बनाना था, और ये कौन एंजाइम कराएगा, ग्लूकोज 6 फास्फेटेज। ये आप लोगों ने याद रखना है। फिर उसने यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो ग्लूकोनियोजेनेसिस होती है, ये आपके लिवर के अंदर होती है। ये इसका काम क्या होता है कि जब आप लोग भूखे होते हैं, आप लोग फास्टिंग में होते हैं, तो आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज को मेंटेन रखना, ये आप लोगों ने याद रखना है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता होता है कि आपकी बॉडी के अंदर जब
फास्टिंग होती है, जब आपने काफी देर तक कुछ खाया नहीं होता, के बाद कौन सा ऑर्गन है जो आपको ग्लूकोज प्रोवाइड करता है? तो आप लोगों ने प्लीज किडनी को याद रखना है और इंटेस्टाइन एपिथेलियम को। इसकी रीजन ये है कि ये जो आपको एंजाइम्स पढ़ाए हैं, ये आपके इन ऑर्गन्स के अंदर होते हैं। अगर ये इन ऑर्गन्स में एंजाइम है तो जारी बात है ये ग्लूकोज प्रोड्यूस करेंगे। फिर उसने यहाँ पे लिखा है कि अगर आपके पास ये एंजाइम नहीं होंगे, इनकी डेफिशिएंसी होगी, तो पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। ये आप लोगों ने याद रखना है। और आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता होता है कि वाई मसल कांट प्रोवाइड यू ग्लूकोज इन केस ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आए कि मसल क्यों ग्लूकोज नहीं देता जब आपके ब्लड में ग्लूकोज कम होता है, उसकी रीजन ये होती है कि मसल के अंदर ग्लूकोज 6 फास्फाटेज एंजाइम नहीं होता। जब मसल में ये एंजाइम नहीं होगा तो आपका ग्लूकोज नहीं रिलीज होगा। ये आप लोगों ने याद रखना है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता होता है कि आपकी बॉडी के अंदर लिवर के अलावा कौन कौन से ऑर्गन हैं जो इन केस ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया आपको ग्लूकोज प्रोवाइड करते हैं? एक किडनी है, एक इंटेस्टाइनल एपिथेलियम है, ये याद रखें। फिर उसके बाद उसने यहाँ पे लिखा है कि ये जो आपके पास फैटी एसिड्स होते हैं, मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि प्रोटीन या फैटी एसिड से आप ग्लूकोज ले सकते हो। तो ये जो फैटी एसिड्स होते हैं ये कैसे ग्लूकोज देते हैं? फैटी एसिड के थ्रू आपका बनता है प्रोपियोनाइल कोए। मतलब आप लोग ये याद रखें कि फैटी एसिड से क्या चीज बनेगी? प्रोपियोनाइल कोए। ये प्रोपियोनाइल कोए कहाँ जाएगा? क्रेब साइकिल के अंदर जाएगा। जब ये क्रेब साइकिल के अंदर जाएगा तो ये जाके कन्वर्ट हो जाएगा सक्सीनाइल कोए के अंदर। और सक्सीनाइल कोए सक्सीनेट में होगा, सक्सीनेट फिर आगे फ्यूमरेट में होगा, फ्यूमरेट से आगे फिर आपका ऑक्सालो एसीटेट में होगा, और ऑक्सालो एसीटेट से फिर आगे फास्फोइनोल पायरुवेट, और ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। तो दोबारा रिपीट करता हूँ, और चेन फैटी एसिड कैसे ग्लूकोज देते हैं? और चेन फैटी एसिड सबसे पहले आपकी एक प्रोडक्ट बनाएंगे विच इज कॉल्ड प्रोपियोनाइल कोए। ये प्रोडक्ट क्रेब साइकिल में जाएगी, क्रेब साइकिल में जाके ये कन्वर्ट हो जाएगी सक्सीनाइल कोए के अंदर। जब सक्सीनाइल कोए बनेगा तो आपका आगे सक्सीनेट, फ्यूमरेट, ऑक्सालो एसीटेट बनेगा। वो ऑक्सालो एसीटेट फिर आपको एनर्जी प्रोवाइड करेगा। तो ये आप लोगों ने यहाँ जो है ना वो याद रखना है। तो ये आप लोगों का टॉपिक था ग्लूकोनियोजेनेसिस। अब नेक्स्ट पेज पे हम लोग अनदर टॉपिक डिस्कस करेंगे आपके पास, विच इज फास्फेट, या इसको बोलते हैं एचएमपी शंट या पेंटोस फास्फेट पाथवे। मुसवर यहाँ पे मीटिंग स्टॉप करके दोबारा लिंक शेयर कर दो यार, उसके अंदर इस छोटे से पेज को जो है ना वो डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पे आप मीटिंग बंद कर देते हैं, आप लोगों को लिंक दोबारा आता है, प्लीज वो ज्वाइन करें। मुसवर कंटिन्यू करें, बिस्मिल्लाह करते हैं। मुझे मैसेज कर देना जब स्टार्ट करूँ ना। अच्छा यार, आप लोगों के जो जो भी क्वेश्चन है इन दी एंड इंशाल्लाह आप लोगों को समझा दिए जाएंगे। आप लोग इसको अच्छे से समझ लें। इसमें से भी आपके ये जो टॉपिक है इसमें 100% आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता होता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि पेंटोज फास्फेट पाथवे क्या होता है। अब आप लोगों ने ये चीज याद रखनी है कि बेसिकली ये जो पाथवे होता है इसका दूसरा नाम होता है HMP शंट, हेक्सो मोनोफास्फेट शंट, या फिर पेंटोज फास्फेट पाथवे। इसका दूसरा नाम आता है HMP शंट। बेसिकली इस शंट का या इस पाथवे का काम क्या होता है? इस पाथवे का काम होता है आपकी बॉडी को प्रोवाइड करना NADPH। यार प्लीज आप लोग अपने माइक जो है ना वो म्यूट कर लिया करें ताकि डिस्टर्ब ना हो दूसरे बंदे भी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को बता रहा था कि ये जो आप सिंपल याद रखें कि HMP जो पाथवे है उसका काम है NADPH प्रोवाइड करना। अब ये जो NADPH होता है ना, इसका काम होता है आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में काम आना। मतलब आप लोग आगे जाके पढ़ेंगे आपकी बॉडी के अंदर डिफरेंट रिएक्शंस होते हैं, उन रिएक्शंस के अंदर आपके पास रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बनती हैं। वो फिर आपने अगर उनसे एक तरह से प्रिवेंट करना है खुद को, तो उसके लिए आपको ये प्रोडक्ट चाहिए होती है। तो आप लोग सिंपल याद रखें कि इसका काम होता है आपकी बॉडी के अंदर जो रिएक्शंस होते हैं उनको रिड्यूस करना। ये आप लोगों ने याद रखना है। सेकंड, इसका काम होता है आपकी बॉडी के अंदर फैटी एसिड की सिंथेसिस में काम आना और कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस में काम आना। तो हेक्सो मोनोफास्फेट शंट क्या है?
इसकी डेफिनेशन आप लोगों ने याद रखनी है कि ये एक ऐसा पाथवे है जिसका काम है NADPH प्रोवाइड करना। NADPH का काम क्या होता है? आपकी बॉडी में रिएक्शन को रिड्यूस करना, आपकी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस में काम आना, आपकी बॉडी के अंदर फैटी एसिड की सिंथेसिस के अंदर काम आना। फिर उसके बाद ये जो पाथवे होता है ये आपके न्यूक्लियोटाइड की सिंथेसिस के लिए भी रिक्वायर्ड होता है, जो कि मैंने आप लोगों को बायोकेमिस्ट्री के दूसरे लेक्चर के अंदर पढ़ाया था कि न्यूक्लियोटाइड की सिंथेसिस कैसे होती है। और आप लोगों ने याद रखना है कि ये जो आपका पेंटोज फास्फेट पाथवे है, ये सारा का सारा आपका साइटोप्लाज्म में होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता, ये साइटोप्लाज्म में होगा। और ये जो स्टेप है, ये बेसिकली आपका जो पाथवे है इसके अंदर दो स्टेप्स होते हैं, एक ऑक्सीडेटिव होता है और एक नॉन ऑक्सीडेटिव होता है। मतलब ये कि एक पाथवे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा, एक पाथवे ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगा। जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगा दिस इज नॉन ऑक्सीडेटिव, और जो एब्सेंस में होगा उसको ऑक्सीडेटिव बोलते हैं। ये आप लोगों ने याद रखना है। फिर उसमें उसके बाद आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि आप बताएं जी आपकी बॉडी के अंदर जो पेंटोज फास्फेट पाथवे है या हेक्सो मोनोफास्फेट शंट है, ये कहाँ कहाँ पे होती है? तो ये आपके मेमोरी ग्लैंड्स के अंदर होती है, फिर उसके बाद ये एड्रीनल कोर्टेक्स में होती है, आपके लिवर में होती है, और आपके आरबीसीज के अंदर होती है। ये चार जगह आप लोगों ने याद रखनी है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले कि HMP शंट क्या होता है? ये वो प्रोसेस है जिसमें आपकी बॉडी में NADPH बनेगा, बस ये याद रखने। सेकंड मैंने ये बताया कि इसका आप लोगों को क्या बेनिफिट होता है, मतलब हमने इस पाथवे के थ्रू NADPH क्यों बनाना है। तो इसके बेनिफिट ये होते हैं कि ये आपकी न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस में काम आएगा, ये आपकी रिडक्शन रिएक्शन में काम आएगा, कोलेस्ट्रॉल को बनाएगा और फैटी एसिड को बनाएगा। ये आप लोगों ने इसके फंक्शन याद रखने हैं। फिर मैंने आपको बताया कि इसकी लोकेशन क्या है, ये कहाँ पे होता है, उसमें मेमोरी ग्लैंड, लिवर, कोर्टेक्स और आरबीसी का बताया। फिर मैंने आपको बताया कि इसके कितने स्टेप्स होते हैं, इसके दो स्टेप्स होते हैं, ऑक्सीडेटिव और नॉन ऑक्सीडेटिव। अब हम पहले पढ़ते हैं ऑक्सीडेटिव को, और आप लोगों ने याद रखना है इसको इरिवर्सिबल बोलते हैं। मतलब ये कि जो स्टेप हो गया, अगर लेट्स सपोज ग्लूकोज 6 फास्फेट है, अगर ये 6 फास्फोग्लूकोनेट के अंदर कन्वर्ट हो गई है तो ये वापस अपनी इस फॉर्म में नहीं आ सकता। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इरिवर्सिबल। और जब ये स्टेप होगा तो कौन सा एंजाइम आएगा? ग्लूकोज 6 फास्फेट डीहाइड्रोजिनेज। इस एंजाइम का क्या काम है कि NADP को पकड़ के NADPH बनाना। तो मैंने आपको पीछे यही चीज बताई थी कि इस पाथवे के अंदर हम क्या बनाएंगे? NADPH बनाएंगे। तो आपने क्या किया, जब ग्लूकोज को 6 फास्फोग्लूकोनेट के अंदर कन्वर्ट किया, तो ये कन्वर्ट किसने करवाया? ग्लूकोज 6 फास्फो डिहाइड्रोजिनेज ने। जब ये एंजाइम काम करेगा तो आपके पास NADPH मॉलिक्यूल एक तरह से प्रोड्यूस होगा। फिर उसके बाद क्या होगा? ये जो मॉलिक्यूल है ये फर्दर कन्वर्ट हो जाएगा राइबोस 5 फास्फेट के अंदर। जब ये पाथवे कन्वर्ट होगा तो एक और मॉलिक्यूल NADPH का प्रोड्यूस होगा। तो ये दो स्टेप्स आप लोगों ने ऑक्सीडेटिव जो है ना वो फास पेंटोज फास्फेट पाथवे के अंदर याद रखने हैं। जब आपके पास सेल के अंदर ऑक्सीजन नहीं होगी तो क्या होगा? ये जो ग्लूकोज है, बजाय ये आगे की तरफ मूव करे, ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा फ्रुक्टोज 6 फास्फेट के अंदर। और फ्रुक्टोज 6 फास्फेट आगे क्या करेगा? फ्रुक्टोज 1,6 बिस्फास्फेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर आगे ये आपकी दो प्रोडक्ट बन जाएंगी। ये सारा मैंने ग्लाइकोलाइसिस के अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है, यहाँ पे दोबारा मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, वो वहां से आप लोग वीडियोस देख सकते हैं। फिर दूसरी साइड पे आपने ये प्रोडक्ट बनाई है राइबोस 5 फास्फेट। अब ये किस में आगे कन्वर्ट होगी? आपकी राइबोस 5 फास्फेट के अंदर, ये है राइबोलोस 5 फास्फेट, और ये कन्वर्ट हो जाएगी राइबोस 5 फास्फेट के अंदर। और ये जो राइबोस 5 फास्फेट है, आप लोगों को अगर याद हो तो मैंने आप लोगों को न्यूक्लियोटाइड की पायरामिडीन या प्यूरिन सिंथेसिस के अंदर बताया था कि आपको ये चीज चाहिए फॉर प्रिपरेशन ऑफ प्यूरिन। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। और इसको आगे कन्वर्ट कर दिया जाएगा फ्रुक्टोज 6 फास्फेट के अंदर ट्रांसकीटोलेज में। तो ये आप लोगों ने बेसिकली इधर दो एंजाइम्स को याद रखना है। अगर आप लोगों को इंपॉर्टेंट चीजें बताई जाए तो आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ दो एंजाइम्स को याद रखना है, एक तो ये एंजाइम है और दूसरा ये एंजाइम है। इसकी रीजन ये है कि ये जो ट्रांसकीटोलेज है ना, इसको काम करने के लिए विटामिन B1 चाहिए। तो आपसे वो एग्जाम में पूछ सकते हैं विटामिन B1 का कहाँ यूज होता है? HMP शंट के अंदर। और वो आपसे पूछ सकते हैं
कि जो ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज है, इसका काम क्या होता है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये क्लिनिकल पाथवे क्यों जरूरी है, या हमें ये सारा क्यों पढ़ना है। अब लेट्स सपोज अगर एक पर्सन है, उसकी बॉडी में ये एंजाइम नहीं है, ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज की डेफिशिएंसी है, उसकी बॉडी में क्या होगा, एनएडीपीएच नहीं बनेगा। जब एनएडीपीएच नहीं बनेगा तो आपकी बॉडी के अंदर क्या होंगे, रिएक्शन रिड्यूस नहीं होंगे, आपकी बॉडी में ग्लूटाथायोन रिड्यूस नहीं होगा। जब आपकी बॉडी के अंदर ग्लूटाथायोन रिड्यूस नहीं होगा, आपकी बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल डैमेज होगा। और ये जो फ्री रेडिकल डैमेज है, ये आपके आरबीसी को डिस्ट्रॉय करेगा, पेशेंट को हिमोलिटिक अनीमिया होगा। तो आप लोग सिंपल याद रखें, G6PD का काम क्या होता है, आपकी बॉडी के अंदर NADPH को बनाना। NADPH का काम होता है ग्लूटाथायोन को रिड्यूस करना। जब ग्लूटाथायोन रिड्यूस होगा तो आपकी बॉडी के अंदर क्या होंगे, फ्री रेडिकल का डैमेज नहीं होगा। लेकिन जब आपकी बॉडी में इसकी डेफिशिएंसी होती है तो NADPH नहीं बनेगा। NADPH नहीं बनेगा, ग्लूटाथायोन रिड्यूस नहीं होगा। जब ये रिड्यूस नहीं होगा तो फ्री रेडिकल डैमेज होगा। फ्री रेडिकल डैमेज से क्या होगा, पेशेंट को हिमोलिटिक अनीमिया होगा। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट ये एमसीक्यूज है, आप लोगों ने याद रखने हैं कि अगर आपको एग्जाम के अंदर क्लिनिकल क्वेश्चन आए कि आपके पास एक पेशेंट आया, उसने आपके पास एंटी टीबी की ड्रग ली है, या एंटी मलेरियल ड्रग ली है, या उसने आपके पास फावा बीन खाई है, तो ये तीन आप लोगों ने याद रखने हैं। एंटी टीबी की ड्रग, उसके बाद एंटीबायोटिक्स भी हो सकता है, एंटी मलेरियल भी हो सकता है, और उस पेशेंट ने फावा बीन्स भी हो सकते हैं। अगर ये चीजें लेने के बाद उस पर्सन को हिमोलिटिक अनीमिया होता है, तो आप लोगों ने इस एंजाइम की डेफिशिएंसी का सोचना है। इसकी रीजन ये होती है कि जब आप ये एंटीबायोटिक्स लेते हो, या एंटी मलेरियल या एंटी टीबी ड्रग लेते हो, ये ड्रग्स क्या करती हैं, फ्री रेडिकल बनाती हैं। तो फ्री रेडिकल को रिड्यूस कौन करता है, ग्लूटाथायोन करता है। ग्लूटाथायोन को रिड्यूस करने के लिए क्या चाहिए, NADPH चाहिए। तो भाई ये कहाँ से आएगा, ये एंजाइम प्रोवाइड करेगा। तो अगर आपका ये एंजाइम नहीं होगा तो ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा तो ग्लूटाथायोन को कुछ नहीं मिलेगा। जब उसको कुछ नहीं मिलेगा तो फ्री रेडिकल आपको डैमेज करेंगे, और आपको क्या होगा, हिमोलिटिक अनीमिया होगा। और ये बेसिकली कंजेनिटल डिजीज होती है, उसको बोलते हैं एक्स लिंक्ड रिसेसिव। इसमें क्या होता है, आपकी बॉडी में ये एंजाइम डेफिशिएंट होता है। तो ये प्लीज आप लोगों ने याद रखना है। और जब आपकी बॉडी के अंदर इस एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है तो क्या होगा, आपके आरबीसी की डिस्ट्रक्शन होगी, आपके आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन अक्मुलेट हो जाएगी, और क्या होगा, ऑक्सीडेटिव डैमेज होगा, फ्री रेडिकल का डैमेज होगा। तो जब आपके आरबीसी को ऑक्सीडेटिव डैमेज होगा, या उसके अंदर एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन चेन जमा हो जाएंगी, तो उसको बोलते हैं हिंज बॉडीज। आप लोग इसको बेशक इधर ना भी याद रखें, या आप हीमाटोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे, ये जस्ट मैंने आप लोगों को बता दिया, लेकिन ये यहाँ पे इतना कुछ जरूरी नहीं आप लोगों के लिए याद रखना, ये आप लोग इंशाल्लाह हीमाटोलॉजी में कर लेंगे। तो ये आप लोगों ने प्लीज याद रखना है। आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, आप लोगों को पता होना चाहिए कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, और कैसे आपने उसको कोरिलेट करना। और एक दफा FCPS पार्ट 1 में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था कि एक फीमेल आई है, उसने मेहंदी लगाई थी, मेहंदी लगाने के बाद उसको जोंडोस हो गई थी। या आप लोग अगर, एक बुक आती है ऑक्सफोर्ड की बुक है, वो हैंड बुक की तरह होती है छोटी सी, उसके अंदर लिखा हुआ है कि आपके पास पाकिस्तान के अंदर आजकल तो वो मेहंदी बंद हो गई है, ठीक है, वो पता नहीं क्या नाम था, मुझे याद नहीं है, लेकिन वो मेहंदी के अंदर भी क्या थे, आपके पास फ्री रेडिकल थे। जब आप उसको हैंड पे लगाते थे, तो जिन लोगों में ये एंजाइम नहीं होता था, उनको फिर हिमोलिटिक अनीमिया होता था। तो ये आप लोगों का आज का टॉपिक था। बाकी इंशाल्लाह जो है वो आगे आपका कल डिस्कस करेंगे, उसके अंदर हमारा टॉपिक आएगा ये फ्रुक्टोज मेटाबॉलिज्म। ये भी आपके, खैर आगे जितने भी आपके आप टॉपिक आएंगे वो सारे ही आपके एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप लोगों ने आगे चीजों को समझना है तो पीछे वाले अपने टॉपिक्स को लाजमी साथ साथ कवर कर लें। तो सर यहाँ पे रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दो, और इसको टेलीग्राम के ऊपर जो है ना वो अपलोड कर देना, और नीचे आपने इसके लिख देना है, एक तो HMP शंट